गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। 12th सेकंड यूनिट सॉल्यूशन। तो इस यूनिट में एक टॉपिक आता है एजोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर्स। एजोट्रोप्स क्या होते हैं? एक ऐसे लिक्विड मिक्सर्स होते हैं जो कि प्योर लिक्विड की तरह बॉयल होते हैं, जिनकी कंपोजिशन में बॉइलिंग करने पर कोई चेंज नहीं आता है। ऐसे मिक्सर्स को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर्स या एजोट्रोप्स कहते हैं। यानी कि विच बॉयल्स लाइक ए प्योर लिक्विड एंड सेम कंपोजिशन जिनकी रहती है। तो हम नॉर्मली मिक्सर्स में होता क्या है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक लिक्विड मिक्सर के दो कंपोनेंट है ए एंड बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 250 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही इस सॉल्यूशन को आप बॉयल करोगे तो जिसका बॉइलिंग पहले आएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा, वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी और लास्ट में केवल ए ही बचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन एजोट्रोप्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। एजोट्रोप्स में कंपोजिशन, बनावट उनकी सेम रहती है, यानी कि जो कि एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हम इथेनॉल प्लस वाटर ले लेते हैं। तो इस मिक्सर को यदि हम बॉयल करते हैं तो ये नहीं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 351.3 है, कम है, और इसका 373 है, ज़्यादा है, तो ये घटता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही बॉयल करने पर सेम इक्वली इवेपोरेट होते रहते हैं, यानी कि दे बॉयल्स लाइक ए प्योर लिक्विड और इनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। राइट, क्लियर हो गया। अब एजोट्रोप्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। सेकंड टाइप मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में क्या होता है, हम पहले ए और बी की सहायता से समझेंगे। सपोज ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है, तो ये क्या होगा, इट बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर लिक्विड, देन प्योर सोल्यूट और सोलवेंट। यानी कि प्योर सोलवेंट या सोल्यूट से कम पर बॉयल होगा। यानी कि दोनों कंपोनेंट्स का चेक करो एक बार, इसका कितना है 250, इसका कितना है 120। तो ये जो है 120 से भी कम पर बॉयल होगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स क्या होंगे, जो कि दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम पे बॉयल होंगे। यानी कि दोनों के कंपोनेंट्स का देखा हमने, दोनों का 120 सबसे कम है, तो इससे भी कम पर बॉयल होते हैं। यानी कि बॉयल्स एट लेस देन 120 डिग्री। राइट। और यदि यही मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होता, जैसे कि ए और बी, सपोज करो इसका 100 डिग्री है, ए और बी की बजाय सी और डी ले लेते हैं। एक सॉल्यूशन है सी और डी, इसका 120 है, 100 है, इसका 120 है। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होगा तो क्या होगा, दोनों से हायर वाले पे बॉयल होगा। हायर इनमें दोनों का किसका है, डी का। तो ये बॉयल्स किस पे होगा, बॉयल्स एट मोर देन 120। क्लियर हो गया। क्या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में दोनों कंपोनेंट से कम पर बॉयल होगा, जैसे कि दोनों कंपोनेंट्स में कम ये है, इससे भी कम पर बॉयल हुआ। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में जो ये सॉल्यूशन है दोनों के कंपोनेंट से, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा पर होगा, जैसे कि 120 डिग्री से ज़्यादा होगा। उदाहरण आपके सामने है एक इथेनॉल प्लस वाटर का, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। ये कहाँ पर बॉयल होता है, बॉयल्स एट 351.1 केल्विन, यानी कि दोनों कंपोनेंट से कम पे। इसका कितना है 350.3 है, तो ये 350.1 पर ही बॉयल हो जाता है। दूसरा क्या है,
मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का वाटर HCl ले लेते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का एक उदाहरण, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का वाटर प्लस HCl। वाटर का तो हमें पता है 373 केल्विन और HCl का होता है 188 केल्विन। तो अभी हमने बताया था मैक्सिमम में क्या होगा, दोनों कंपोनेंट्स का हायर वाला देखो 373, इससे ज़्यादा पर बॉयल्स होता है, तो ये बॉयल एट 383 केल्विन। तो दीज आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है इनके बारे में, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस मिलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो, राइट। तो ये एजोट्रोप्स के बारे में था। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। किसी बोर्ड एग्जाम में या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जाते हो तो इस टॉपिक से ज़रूर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर निर्भर करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर निर्भर करती है। तो बताइए जल्दी से, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, those properties of solution which depends upon number of moles of solute, which depends upon number of moles of solute। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर निर्भर करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। करिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल सोल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। देयर आर द 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट है 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में? फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। सेकंड क्या है? elevation in boiling point, elevation in boiling point। थर्ड क्या है? depression in freezing point, depression in freezing point। एंड फोर्थ है ओस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ इज ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकंड क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ओस्मोटिक प्रेशर। तो भाई पहला क्या दे रखा है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता क्या है? जब हम when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added in solvent, then boiling point, then
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट, लेस देन प्योर सॉल्वेंट। क्या कि जब भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बन के आया उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से भी कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा क्यों? सपोज कि हमने वाटर ले रखा है सॉल्वेंट के रूप में और वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक, और 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब है 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम, 760 mm। हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, सपोज हमने इसमें शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करने के बाद अब ये सॉल्यूशन हो गया वाटर और शुगर का। अब ये कहता है कि जो सॉल्यूशन आया इसका वेपर प्रेशर 760 से कम मिलेगा, तभी तो लोअर होगा। क्या किया कि प्योर सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर 760 mm था उसमें शुगर ऐड करने पर वो 760 से यानी कि 760 से कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। When a non-volatile solute is added to the solvent, then the vapor pressure of the solution is lower than pure solvent. क्यों कि वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो जाता है? सपोज आपने ऐड कर दिया शुगर मॉलिक्यूल्स, तो शुगर मॉलिक्यूल हर जगह इसमें फैल जाएंगी, तो सरफेस पर भी जाएंगे। सरफेस पर मॉलिक्यूल शुगर के आ गए हैं, यानी कि पानी की जगह कुछ मॉलिक्यूल्स शुगर के मॉलिक्यूल्स ने ले ली, तो इनका तो वेपर प्रेशर कुछ होता नहीं है, तो ये टोटल वेपर प्रेशर भी घटा देंगे। क्या? तो रीजन क्या हो गया कि व्हाई जो वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, आप सिंपल कहेंगे कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेज बिकॉज सम मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। राइट, आपकी एक बात समझ में आई कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट करके आएगा। अब इसको आगे ड्राइव कर लेते हैं। इन 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बात क्लियर होगी कि जैसे आप चीनी मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे, टोटल जो सॉल्यूशन आएगा उसका 760 mm से कम होकर के आएगा। तो भाई ध्यान से सुनना। अब क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ के हिसाब से राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो PS है वो P01x1 के बराबर है। ये राउल्ट्स लॉ में आया था इन द केस व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। राइट, हमने यूज कर लिया। P01 को इस साइड ले जाओ तो ये हो गया x1। अब x1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 - x2, और इधर क्या चल रहा है? PS P01। x2 को एक तरफ रखो, बाकी सारी टर्म्स को इधर कर लो। तो x2 को उधर ले जाते हैं और इस साइड वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो x2 इधर चला गया और यहाँ हो गया PS P01। तो हमारा क्या हो गया बताओ? ये क्लियर हो गया। इसको मिटा देते हैं। यहां से बताओ क्या चल रहा है अपना चल रहा है जी ये x2 = 1 PS P01, एलसीएम लिया P01, राइट। तो ये P01 एज इट इज, और इधर P0 से P0 डिवाइड हो गया, 1 आया, ऊपर PS। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे निर्भर करती है। दिस इक्वेशन शोज दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन x2 का सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किस पर निर्भर करता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। अरे सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन
वो किस पर निर्भर करेगा? सोल्यूट के मोल्स पर। तो इसका मतलब है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल्स पर निर्भर करती है। तो इसमें भाई ये टर्म्स दे रखी हैं। पहले ऊपर वाले टर्म को क्या कहेंगे बताइए? ऊपर वाली जो टर्म है, ऊपर वाले टर्म को कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि P01 माइनस PS कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यदि इसके अपोन में P01 कर दिया जाए, यानी कि पूरी टर्म को मैं इधर लिख देता हूँ, पूरी टर्म क्या है आपके सामने है P01, इट्स कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। तो अब हम इसकी सहायता से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो चलो करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम डिटरमाइन करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अभी रिजल्ट क्या आया था आपके पास? आपके पास रिजल्ट था x2 इज इक्वल टू P01 PS P01। हम क्या कर रहे हैं? मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलर मास कैलकुलेशन कर रहे हैं। किसका? सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो भाई ये हमने पीछे कर लिया था अभी कि x2 इज इक्वल टू P01 माइनस PS P01। अब बताइए x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन में हम बता चुके हैं कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो ऊपर उस कंपोनेंट के मोल्स, नीचे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। इधर हो गया P01 PS P01, ये चल ही रहा है ऊपर। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा भाई? आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं सोल्यूट से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस जनरली क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। तो डाइल्यूट है तो उसमें क्या मिलेगा? पानी की क्वांटिटी, यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है? N1। तो आइडियल सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सोल्यूट। तो N2 तो बहुत कम है, तो N2 को हटा देते हैं, नीचे से N2 को हटा देते हैं। सो N2 कैन बी नेग्लेक्टेड, N2 कैन बी नेग्लेक्टेड। चलो नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो हमारे सामने क्या आ गया? नेग्लेक्ट कर दिया नीचे से N2 N1, और इधर चल रहा है P01 PS P01। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। अब किसी के भी मोल्स क्या होते हैं? किसी भी कंपोनेंट के मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि जो मास दे रखा है वो अपॉन में मोलर मास। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप 80 ग्राम H2O के मोल्स बताइए, तो आप क्या कहेंगे? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास W अपॉन मोलर मास। गिवन हमें दिखाई दे रहा है 80 है, और मोलर हमें पता है, जोड़ लेंगे 18 आता है। ये 90 कर लो ताकि राउंड फिगर में हो जाए, राउंड फिगर में आपका आंसर आ जाए। तो कितने मोल आ गए? 5 मोल। तो आपको एक बात पता चल गया कि जी किसी के भी मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास यानी कि मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करो। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, और नीचे क्या है? सोलवेंट के मोल्स। तो मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोलर मास, और इधर चल रहा है P01 PS और P01। आपका टारगेट क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये टर्म आपको निकालनी है। बाकी टर्म्स के बारे में पता है? W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट, W1 गिवन मास ऑफ सोलवेंट, M1 मोलर मास ऑफ सोलवेंट। यानी कि आपको याद रखना है M फॉर मोलर और W फॉर गिवन मास या मास इन ग्राम, और 1 सोलवेंट के लिए यूज हो रहा है और 2 सोल्यूट के लिए यूज हो रहा है।
तो आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो अब इस टर्म को इस साइड ले जाओ, बाकी की टर्म को इस साइड ले आओ। बताओ तो ये क्या हो गया, हम इस सारे टर्म को इस साइड ले आ रहे हैं। तो W2 इसको इधर ले जाओ तो हो गया PS ना P01 PS, और इसके ये क्या है W1 M1। हम जो सर्कल में M2 दिखाई दे रहा है उसको इस साइड ले आए, राइट भाई। इनको ऊपर ले जाओ, ये हो गया W2 P01 PS, और नीचे क्या चल रहा है, देखो ये सारा नीचे ही चल रहा था W2 के, ये ऊपर चला गया M1, ठीक है। और ये टर्म भी तो आई है P01 वाली, और नीचे क्या रह गया W1। ये आपका कल कंप्लीट हुआ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास कैलकुलेट करना आएगा। चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको एक हेडिंग बनानी पड़ेगी, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जी व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added to solvent, then boiling point of solution increases। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा। कैसे समझो एक बार, क्या कहता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कि सपोज हमारे पास शुरुआत में सॉल्वेंट है, वाटर है हमारे पास, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया, शुगर, ग्लूकोज कुछ भी मिला दिया। सपोज हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, क्योंकि वाटर और शुगर मिक्स हो गए हैं, नाउ इट इज सॉल्यूशन। तो इसको यदि हम बॉइलिंग करके देखते हैं तो सपोज, एक्चुअल नहीं बता रहा, जस्ट सपोज, तो ये बॉयल होता है 105 डिग्री पर। पहले पानी 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा था, इसमें शुगर ऐड कर दी, अभी बॉयल होता है 105 डिग्री पर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इंक्रीज ज़रूर होकर के आएगा, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो बताइए कितना इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले 100 था, अब बाद में ऐड करने के बाद, शुगर ऐड करने के बाद 105 डिग्री हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5 डिग्री का। इसी को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, डेल्टा टीबी कहते हैं। डेल मानी की चेंज और टीबी मानी की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है। समझ गए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे ही वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो सॉल्वेंट का था उससे भी ज़्यादा हो गया। उदाहरण, प्योर वाटर था सपोज आपके पास, तो इसमें शुगर ऐड कर दी आपने, तो सपोज ये 105 डिग्री हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 5 डिग्री का। यही इंक्रीमेंट क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बात आती है कि जी ये बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि शुगर ऐड करते ही वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जैसे आप शुगर ऐड करते हो वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो आपको ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो आपको एक बात समझ में आई कि बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज हो जाता है
क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज, सो उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको बॉयल करना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब एक बात बताइए, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि पानी का 100 डिग्री, वो तो बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, 6th-7th क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे इस लेवल पर क्या है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। समझिए एक बार, जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री बताते हो आप, इसका क्या मतलब हुआ? हमारा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप पानी को बॉयल करते हो, वेपर प्रेशर बढ़ा और बॉयल किया, बढ़ा। मान लीजिए शुरुआत में आपने 10 से बॉयल करना स्टार्ट किया था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आप टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, 100 डिग्री पर जाकर के इस पानी का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया। क्योंकि अब ये बाहर वाले के बराबर हो गया है, तो हम कहेंगे कि ये जो 100 है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी वाटर। किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो हमारे माइंड में 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो एटमॉस्फेयर यानी कि प्रेशर की बात कर रहा है और एक टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट है, सो एक ग्राफ की सहायता से इसको समझाते हैं। चलो बताइए, इधर ले लिया हमने वेपर प्रेशर और इधर ले लिया टेम्परेचर, ठीक है भाई। शुरुआत में क्या हुआ कि हमारे पास प्योर वाटर था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर भी बढ़ा, फिर हमने उसमें शुगर ऐड कर दिया और फिर से उसका बॉइलिंग पॉइंट चाहा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, टेम्परेचर इंक्रीज करते गए। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं जब बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट नोट वेपर प्रेशर। तो हम एक कर्व यहाँ ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर के, ध्यान से पढ़ना। क्या हमने पहले वेपर प्रेशर और टेम्परेचर लिया, फिर प्रेशर वाले पे एक लाइन ले ली जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, यहाँ आकर के हमने देखा कि ये तो इस लिक्विड का यानी कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इसका मतलब ये उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो यहाँ से हमने डाल दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये है सॉल्यूशन का। नीचे वाली कर्व किसको लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही है? सॉल्यूशन को, ऊपर सॉल्वेंट को। हमने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर भी बढ़ा। अब यहाँ आकर के वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन पे आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। अब ये कितना चेंजेस हुआ, इसी को ही क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करो पानी का 5 था, पानी 5 होता नहीं है, 100 होता है सपोज, और ये 105 हो गया, तो कितना बदलाव आया? डेल्टा टी बी कैसे घटाएंगे? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का घटा देंगे। अब तीनों टर्म्स का क्या मतलब हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट।
आगे कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी, यानी कि मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, हमने कांस्टेंट लगाया के बी, जहाँ के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है अबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, अबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या? एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या अबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इस के बी को ही डिफाइन करो। के बी को डिफाइन करने के लिए हम इफ m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1 पुट कर दे तो बताओ ये क्या हो गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यानी कि ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही है, लेकिन कब, व्हेन मोलैलिटी इज यूनिट। तो के बी की डेफिनेशन क्या होगी, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज टेकन एज यूनिटी। तो मैं लिख देता हूं, के बी मे बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, elevation in boiling point when molality is unit। जब मोलैलिटी को एक ले लिया जाए उस दौरान जो एलिवेशन होता है उसी को ही मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हो गया। अब हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से बताओ, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी है, यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। मोलैलिटी का फार्मूला बताइए, कंसंट्रेशन वाली टर्म्स मैंने करवाया था जब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स। मोलैलिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000, राइट। अब आपका टारगेट क्या है, M2 निकालना, तो M2 को उस साइड ले जाइए इक्वल के, और डेल्टा टी बी को इस साइड ले आइए। तो बताओ ये क्या बन गया, M2 को उस साइड ले गए, ये हो गया M2, इस साइड लाए डेल्टा टी बी को, इधर क्या चल रहा है के बी, W2 और W1, ये ऑलरेडी इस साइड है ही। हमने केवल किस किस को चेंज किया, एक्सचेंज किया है हमने M2 को और डेल्टा टी बी को, ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह, तो यहाँ क्या हो गया डेल्टा टी बी। तो इस तरह से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो नेक्स्ट दो बची हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।